नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। राजौरी की बात करें तो राजौरी आतंकी हमले में कई स्थानीय लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसके चलते कई परिवार इसमें बिखर गए। वहीं दूसरी तरफ हम ये बात करेंगे हमले की, तो हमले पर जो है वो कई लोगों ने अपनी जान दे दी। और इस हमले की बात की जाए तो एक परिवार ऐसा भी है जिसकी पहली सरकारी नौकरी पाने वाला वहां का एक युवक, जिसका नाम दीपक था, वह आतंकी हमले का शिकार हो गया। इसके साथ हम आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही दीपक का सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ था, यानी सिलेक्शन हुई थी और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी। और दीपक अपने परिवार में सरकारी नौकरी हासिल करने वाला पहला सदस्य बनने वाला। वहीं इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र के साहनी, वीर चक्र रिटायर्ड बाय ब्रिगेड कमांडर। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद तारिका। अगर हम बात करें आतंकी हमले की, राजौरी आतंकी हमले की, तो जो आज का दिन है, दीपक की हमने बात की, जैसे कि दीपक ने आज आर्मी ऑर्डिनेंस जो है वो ज्वाइन करना था, लेकिन इस आतंकी हमले में दीपक की जो है वो जान चलेगी। तो हमारे दर्शक इस वक्त आपको जो देख रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तारिका, पहला तो मैसेज बड़ा दुखद है ये कि कुछ दिन पहले ही, परसों के दिन 4 मृत्यु हुई, 11 लोग घायल हुए। उसके बाद ये दीपक का, तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है, घर में घुस के ना मारेंगे का नारा तो हमारे कमांडोज दिया करते थे। आज शत्रु की इतनी हिम्मत हो गई कि वो LAC क्रॉस करके और हमारे गांव में आकर हमला कर रहा है, और अभी तक कोई रिएक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस से देखा नहीं गया। मेरी पूरी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने घर के मेंबर्स को खोया है। बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, और ये दरिंदे आकर और इस तरह का कांड करके और बचकर निकल भी गए, और वो आज तक जिंदा हैं। हम तो इसी बात से शर्मिंदा हैं तारिका। मैं समझता हूँ समय आ गया है एक बार फिर, जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिस तरह एयर स्ट्राइक हुई थी, वो जब तक मार पाकिस्तान को नहीं पड़ती रहे, ये वो शांति से मानने वाले लोग नहीं हैं। जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था सीज फायर का, वो शायद तैयारी करना चाहते थे क्योंकि बहुत मार पड़ रही थी सीज फायर वायलेशंस पर, और 2-2 स्ट्राइक करके। अब उस मार का शायद असर उनको कम हो गया है, और फिर वो अपनी दरिंदगी और अपने खूंखार इरादों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे समय में मेरा पहला तो एक रिक्वेस्ट है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा जी से, कि रक्षा के जो ये हैं और सिक्योरिटी के जो मामले हैं, कृपा करके एक सिक्योरिटी एडवाइज़र रखिए। सिक्योरिटी का सलाहकार वही हो सकता है जिसने उस एरिया में सर्विस किया है, जो इन दरिंदों से लोहा ले चुका है, इन दरिंदों को धूल चटा चुका है। इस तरह का सिक्योरिटी एडवाइज़र रखिए जो आपको सही सही सलाह दे सके। ये लोग प्यार से मानने वाले नहीं हैं, और जब तक हम इनको सॉफ्ट टच देते रहेंगे, प्यार से डील करने की कोशिश करेंगे, बेजान बेकसूर लोगों की जानें इस तरह जाती रहेंगी। तो बहुत सख्ती से इसको निपटने की आवश्यकता है। नर्म दिली से या भाईचारे से ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, चाहे सिक्योरिटी की, जैसे कि अभी आपने बोला, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा, उनसे रिक्वेस्ट की है यहाँ पे कि कोई जो सिक्योरिटी है उसके जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए जाने चाहिए। इसी के साथ हम बात करें कि गवर्नमेंट की, तो क्या गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए, और अगर वह सिलसिला
इस तरह ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जैसे कश्मीर के हालात थे जब ब्लैंड हुआ था यहाँ पे, तो ऐसा दूर नहीं है कि अब जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में ऐसा सिलसिला आने वाले समय में देखा जा सकता है, जिस तरह से जो टारगेट किलिंग जो है वो देखी जा रही है। तो इस पर आप हमारे दर्शकों को और अधिक जानकारी दें। तारिका, आपका जो ये कहना है ये बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे ख्याल यही इरादा है देश के शत्रुओं का कि जिस प्रकार 1990 में हालात ख़राब हुए, कश्मीर से उन्होंने नॉन कश्मीरियों का और कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का पलायन कराया था, शायद वो इस तरह की चीज़ अब राजौरी पुंछ एरिया में भी कराना चाहते हैं और बढ़ते हुए कदम अब जम्मू की ओर आ रहे हैं। और इसको रोकने के लिए हमें पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा। ये जो इलाका है जहां अब ये वारदात हुई है, यहाँ हर घर में एक आध आपको मेरा जैसा पुराना फौजी मिल जाएगा। ये एनरोलमेंट एरिया है डोगरा रेजिमेंट का, ये एनरोलमेंट एरिया है जैक एलआई का, जैक राइफल्स का, ग्रेनेडियर्स का। यहाँ हर घर में फौजी है। हमारी यूनियन टेरिटरी में 1 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड फौजी हैं। क्यों हमारी सरकार उनका फ़ायदा नहीं उठाती? ट्रेंड हैं, देश के वफादार हैं, हथियारों को चलाना जानते हैं, इलाके की वाकफियत है, घुसपैठ के रास्तों के जानकार हैं। 1 लाख बड़ी शक्ति होती है, क्यों सरकार उनका फ़ायदा नहीं उठाती? अगर वो मिलकर और जेकेपी जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो क्या मजाल है किसी की कि आंख उठाकर हमारे गांव में और भोले भाले लोगों को इस तरह से हताहत कर सके। पर क्या पॉलिसी है सरकार की कि उस ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, वफादार, सिंसियर, देश के लॉयल ह्यूमन रिसोर्स का हमारी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर रही, उनका फ़ायदा नहीं उठाते। यही हालात में पुराना फौजी हूँ, पर जब मैं बच्चा सा था 47-48 में यही हालात इसी इलाके में बने थे। और उस समय जो सरकार थी, अभी तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, उन्होंने 2-2 राइफल हर गांव में दे दिए थे और पुराने पेंशन याफ्ता फौजियों को जिम्मेवार बनाया था हर गांव की रक्षा का। जम्मू एरिया तो बचाया शुरू में इन्हीं लोगों ने था। क्यों ये पुराने जो ऑब्सोलीट वेपन्स हो चुके हैं जिसका प्रयोग अब फौज नहीं करती, वो वेपन्स रिटायर्ड फौजियों को देकर और उनकी डिफेंस कमेटीज़ बनाएं ताकि वो आने वाले किसी भी हमलावर का डट कर मुकाबला कर सके। याद करें 47-48 के दिन जुलूस निकालते थे यही रिटायर्ड फौजी और नारा लगाते थे कि हम हैं तैयार, हमलावर खबरदार, हम सब मिलकर हैं तैयार। डंडे थे, देसी बंदूकें थीं और कुछ इस तरह के रिटायर्ड फौजियों के हथियार थे जिनका प्रयोग किया और यही फोर्स बाद में जे.एंड.के मिलिशिया बना और उसके बाद कितनी मशहूर रेजिमेंट जे.एंड.के लाइट इन्फेंट्री आज है। ये उन बातों से सबक लेकर उनको दोहराने का समय आ गया है। गांव-गांव में मैं कहना चाहता हूँ, अपने हर रिटायर्ड फौजी भाई से जिम्मेवारी को संभालो। आज आँच आपके गांव तक पहुंच गई है। अब हमें चुप बैठने का समय नहीं है। आपस में मेल चाल बढ़ाओ, आपस में कम्युनिकेशन, आजकल तो मोबाइल सबके पास होते हैं, मोबाइल रखिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, वार्निंग सिस्टम बनाइए, सायरेंस का प्रयोग कीजिए। जो देसी तरीके होते थे, विसल बजाकर, बेल्स बजाकर, शंख बजाकर, बिगुल बजाकर एक दूसरे को अलार्म कीजिए
और किसी भी घर में अगर इस तरह का हाथ का पूरा गांव टूट पड़ो, जो भी हाथ में है लेकर टूट पड़ो, डंडों से, लाठी से, कुल्हाड़ी से, जो भी हथियार आपके पास है। मजाल है कि 3 आदमी 4 आदमी आए और एक पूरे गांव में एक घर पर हमला करें और बाकी घर सोते रह जाएं। तो अब जागरूक होने का समय आ गया है, पहरेदारी करो। कॉप जिस शब्द का हम पुलिस के लिए आज इस्तेमाल करते हैं, क्या था जब यही सेकेंड वॉर में हालत लंदन में बनी थी, फौजी सब बॉर्डर्स पर चले गए थे, तो अनलॉफुल एलिमेंट्स शरारतें करते थे, तब सिविलियन ऑन पेट्रोल वो शब्द कॉप वहाँ से निकला था। आज हर गांव में सिविलियन ऑन पेट्रोल होने चाहिए। फिर कितनी बड़ी एक हमारी संस्था है, चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, क्यों सोए रहते हैं, क्यों इनको जानकारी नहीं होती? तो इन लोगों को भरोसे में लेने की आवश्यकता है। और ये बात यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और अब एडवाइज़र तो उनके दिखते नहीं हैं कौन है कौन नहीं, पर जो भी हैं उनको सोचने समझने की है। सिक्योरिटी के मामले में सिक्योरिटी एडवाइज़र होना आवश्यक है, और वो एडवाइज़र सिक्योरिटी फोर्सेस से ही निकल कर आने चाहिए। अगर आप उनके अनुभव का, उनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। जी, लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो लोकल पॉपुलेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, लोकल पॉपुलेशन में हर मज़हब के लोग हैं जो आपस में शत्रु नहीं हैं, युग युगांतर से एक साथ रह रहे आ रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम्स ने बहुत बार एक दूसरे का साथ दिया है। ये जो शरारती तत्व हैं इनका धर्म नहीं है, और जिस तरह से लोकल पॉपुलेशन प्यार और मोहब्बत से रहती आई है, उसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहना है। पूरे कश्मीर की, पूरे जम्मू की, पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी की जो डेमोग्राफी है वो बदली नहीं की जा सकती, की जाएगी भी नहीं, की जानी चाहिए भी नहीं। पर इनको मिलजुल कर प्यार से जैसा रहते आए हैं वैसे रहना आवश्यक है। और फौजी का तो धर्म ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति होता है। कितने फौजी हैं, जय कहलाई से हूँ मैं, हमारी रेजिमेंट में तो मेरे 40% फौजी माउंटेन्स हैं। बड़ा भाईचारा है, बहुत मोहब्बत है। वही मोहब्बत देश में फैलानी है, वही मोहब्बत प्रदेश में फैलानी है, वही मोहब्बत हर टाउन, कस्बे, हर गांव, हर घर में फैलानी है। और ये काम रिटायर्ड फौजी बखूबी कर सकते हैं अगर हमारी यूनियन टेरिटरी की आँख खुले, उनकी समझ में आए कि कितना आवश्यक है आज इस तरह की कार्रवाई करना। साथ ही रक्षा मंत्रालय को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इसका। जो हमारे व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले कहा, बहुत दुखी हूँ मैं ये जो डेथ्स हुई हैं इनके ऊपर। सहानुभूति और जो बाकी आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनको समझना चाहिए। जैसे ये बेचारा दीपक आपने बताया, पहला ब्रेड अर्नर होता उस घर का, गवर्नमेंट जॉब में जाता, कितनी उम्मीदें थी उस बच्चे से, उसके पेरेंट्स को। क्या एक मिसाल बन जाता वो अपने गांव में सरकारी नौकरी लेकर। अब उसका परिवार देश की जिम्मेवारी है। आज उसका परिवार, उसके आस पड़ोस, उसके गांव, उसकी सिविल सोसाइटी की और सरकार की जिम्मेवारी है। उनकी देखभाल करें उसी तरह जिस तरह परिवार का सदस्य नहीं रहता तो बाकी परिवार वाले मिलकर बच्चों का, महिलाओं का ध्यान रखते हैं। जी, जागरूक हों, इकट्ठे हों, भारत माता के सभी बच्चे
प्यार से रहें और किसी भी शत्रु की हिम्मत ना हो आंख उठाने की, और अगर कहीं से आंख उठती है तो उसकी आंख मत फोड़ो, उसका सर फोड़ दो, उसके सर को शरीर से अलग कर दो। जी जान से रहना पड़ेगा, पलायन जवाब नहीं है, डेमोग्राफी बदली करना जवाब नहीं है। गलत काम शत्रु कर रहा है, शत्रु को पलायन कराओ, शत्रु को दस्तनाबूद करो, शत्रु को उसकी हस्ती को मिटा दो। जागो भारतीयों, जागो मेरे देशवासियों। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारिका। तो ये थे हमारे साथ कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र के सानी, वीर चक्र रिटायर्ड फायर ब्रिगेड कमांडर, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।